नमस्कार। अब हम लोग कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, आरएल की, आरसी की, इन सब के बारे में। ठीक है, अभी तक हम लोग ने आरएलसी अलग अलग पढ़ा था, अब उसके कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे। कॉम्बिनेशन अगर आप लोग को समझ में आ गया तो सारी चीजें, सारे डेटा अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। देखिए, ये लास्ट लेक्चर का पढ़ाया हुआ न्यूमेरिकल है, बोर्ड पे लिखा ही रह गया था। पहले हम आरएल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। AC circuit contains RC, R और RL की, चलो पहले L बोल दिया तो L की बात करते हैं। RL कॉम्बिनेशन की सब सीरीज में है, ठीक है, किसमें? सीरीज में, ठीक है। R है, L है, ये R है, ये L है, ये वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है, इसमें से करंट जा रही है I। अगर आपसे कहा जाए कि इस पॉइंट का वोल्टेज बताइए, यहां का वोल्टेज, तो यहां का वोल्टेज कहलाएगा VR और यहां का वोल्टेज कहलाएगा VL और ये टोटल वोल्टेज है। VR निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? VR निकालने का, VR होता है वोल्टेज ओनली रजिस्टर्स में, VI इंटू R। VL निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? I इंटू XL, क्योंकि ओम वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई होना चाहिए। जो इंडक्टर होता है वो सिर्फ हेनरी में होता है, इसीलिए XL निकाला जाता है, ठीक है ना। और V निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? VI Z, याद रखिएगा। ऐसे ही अगर कैपेसिटिव होता VC तो क्या होता? IXC, ठीक। और VR और VL और V में क्या संबंध होता है? वही संबंध होता है V इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ये याद रखना। अभी लास्ट लेक्चर में जब हमने क्वेश्चन करवाया था तो वो वोल्टेज निकालना पड़ा था, इसलिए हमने I इंटू जेड का यूज किया था, ठीक है ना। चलो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं जिसकी बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। अभी तक का जो फेजर डायग्राम बनाया था वो हम लोगों ने ये सोच के बनाया था कि R का, L का, C का अलग अलग बनाते हैं। अब हम रजिस्टिव कंपोनेंट अगर होगा, रजिस्टिव कंपोनेंट होगा तो उस केस में हम मान लेते हैं कि करंट जो है आपका वो एक्स एक्सिस पे ही है, ठीक है। करंट में कोई चेंज नहीं, हम जो भी चेंज करेंगे वोल्टेज में चेंज करेंगे। तो मान लो ये करंट को खींच दो, बना दो करंट को I। जो आपका रजिस्टिव कंपोनेंट होगा वो करंट के साथ एक ही फेज में होगा, VR। आपको अच्छी तरह से पता है करंट के साथ सिंगल फेज में होता है रजिस्टिव कंपोनेंट। VL जो होगा आपका, VL वो क्या होगा? करंट के साथ 90 डिग्री लीड करेगा ना, तो VL आपका बनेगा ये। करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज एंगल, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीड करना है, बताया था। VR आ गया, VL आ गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? V, ये जो है। इसका मतलब अगर हम दोनों कंपोनेंट है VR और VL, तो उस केस में आपका वोल्टेज और करंट के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा ये वाला। ये करंट है, ये वोल्टेज है और ये इसके बीच का एंगल थीटा है। यानी प्योरली रेजिस्टिव होता था तो वोल्टेज करंट एक साइड होती थी, प्योरली इंडक्टिव होता था तो वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करती थी। लेकिन जब दोनों हैं तो R इधर खींच रहा है, L इधर खींच रहा है, तो एक्चुअल वोल्टेज कहीं बीच में आएगा, कहीं बीच में आएगा। जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उस तरफ झुका होगा। अगर रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो इधर झुकेगा, इंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो इधर झुकेगा, इधर की तरफ जाएगा। क्लियर है ना बात? इसलिए ये वाला इस एंगल के साथ बना है, क्लियर कट 90 डिग्री नहीं बन रहा है, देखिए। इसलिए मैंने हर एक कंपोनेंट को अलग अलग बनाया, VR का अलग बनाया, VL का अलग बनाया। इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से ये वैल्यू निकल कर आई है। और दिस इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, थीटा। इसी का कॉस का अगर कर दो तो बन जाता है पावर फैक्टर, कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपके वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है और ये इनके बीच का रिलेशन है। जब कभी न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने होंगे तो इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। RL कॉम्बिनेशन क्लियर हो गया।
अब हम RC कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसी के बगल में, थोड़ा सा बगल में इसलिए कि आपको पहचानने में और समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। आई RC, AC सर्किट कंटेन्स RC, AC सर्क्यूट कंटेन RC, किसमें? सीरीज में। RC कॉम्बिनेशन बनाओ भैया, इसके बीच में एक लाइन खींच दो जिससे कि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। RC, ये R है, ये XC है, ये वोल्टेज है, ये फ्रीक्वेंसी है, ये इसमें फ्लो होने वाली करंट है। अगेन वही सारी चीजें, इनके बीच का वोल्टेज अगर है तो VR है, इनके बीच का वोल्टेज है तो VC है। और VR निकालने का क्या तरीका होता है? VR निकालने का तरीका होता है VR is equals to I into R। प्रीवियसली एज वी हैव डिस्कस्ड, VC क्या होता है? VC is equals to I into XC, जहां पर XC क्या होता है? 1/ωc या 1/2πfc, ये होता है XC। ठीक है, VR पता है, VC पता है, तो V क्या होगा? रिलेशन क्या है? V इक्वल टू √of VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। क्लियर? अब हम इसके फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। अगेन करंट को फिक्स रखते हैं, करंट को फिक्स रखने में ज़्यादा आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है। तो हम लोग करंट है I, दिख रहा होगा। इसके साथ हमने VR वाला कंपोनेंट जानते हो, रजिस्टिविटी के केस में करंट और वोल्टेज लीड करते एक साथ रहते हैं, तो VR ये रहा। VC के केस में करंट लीड करती है और वोल्टेज लैग करती है, तो लीड करने वाली चीज ऊपर होती है एंटी क्लॉकवाइज और लैग करने वाली नीचे होती है। अब करंट को हम नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि हमने करंट को रेफरेंस माना है, तो VC नीचे की तरफ बनाएंगे। VC देखो करंट 90 डिग्री लीड कर रही है और इनका रिजल्टेंट ये है, सॉरी कर्व्ड पाथ बन गया। V है और करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल ये थीटा। यानी अगर हम बनाएं तो क्या बनेगा? करंट हमारा जाएगा ऐसे और वोल्टेज हमारा जाएगा ऐसे, और एंगल क्या बनेगा? थीटा। अब आप फिर से वही चीज समझिए, क्या बोला था हमने? कैसे? जब करंट और वोल्टेज जब रेजिस्टिव कंपोनेंट होता था तो करंट और वोल्टेज एक फ्रेम में होते थे, ठीक है। कैपेसिटिव होता था तो वोल्टेज एकदम 90 डिग्री लैग करता था क्योंकि करंट लीड करता था। तो एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, तो असल में जो दोनों का रिजल्टेंट है वो कहीं बीच में आएगा ना। अब जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उधर खींचा रहेगा। अगर रेजिस्टिविटी कंपोनेंट ज्यादा होगा यानी VR की वैल्यू ज्यादा होगी तो जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो VR की तरफ होगा। अगर VC की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये थोड़ा इधर की तरफ होगा। समझ में आ रही बात? सेम चीज है, देखिए AC सर्किट कंटेन्स RL और RC सीरीज। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो RLC तीनों की बात करेंगे और फिर रेजोनेंस की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।